नमस्कार दोस्तों। हरिशंकर परसाई अपनी अपनी बीमारी का भाग 12वां मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म कर ख़त्म करके ही जाऊँगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए उनके धन्यवाद पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ सतत व्यवहार किया है। हम भोले भाले लोगों से आपसे विश्वास किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस का जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उन पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि सी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। ऐसी विदा भोगी साहित्य जीवी की आमदनी जब 1500 रुपये महीना हुई तो उसने पहली बार एक लेख में लिखा, इस देश के लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं। वे अपने समाज की समस्याओं से कटे रहते हैं। साहित्य जीवी जब परीक्षा जीवी, पेपर जीवी और कमेटी जीवी भी हो गया और आमदनी 2500 रुपये पर पहुंच गई, तब वह साल में 4 बार कहने लगा, इस देश के लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं। जब वह पाठ्य पुस्तक जीवी, पुष्कर जीवी और संपादक जीवी भी हो गया तो और आमदनी 4000 पर पहुंच गई, तब हर महीने कहने लगा, इस देश के लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं। वे समाज की समस्याओं से कटे हुए हैं। मुझ जैसे छोटे लेखक को लगता है कि वे बार बार मुझे धिक्कार रहे हैं। मैं अपने को भी धिक्कार करने लगा। धिक्कारते जब परेशान हो गया तो सोचा उन्हीं के पास जाऊं और अपने आप को स्वीकार कर लूं। गर्मी की एक दोपहर में उनके बंगले पर पहुंचा। फाटक पर उनके कुत्ते ने मुझे धिक्कारा। उससे क्षमा मांग भीतर पहुंचा। वे सोफे पर फैले हुए थे, पान चबा रहे थे। मैं बैठ गया। मेरी तरफ गर्दन घुमाने के लिए उन्हें 5 मिनट कोशिश करनी पड़ी। गर्दन घूम गई। तब उन्होंने कहा, इतनी गर्मी में चले आ रहे हो कहाँ से? मैंने कहा, साइकिल से। उन्होंने सांस ली। बोले, बड़े भाग्यवान हो, आज का लेखक बड़ा सुविधा भोगी हो गया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जरा मेरा पीकदान उठाओ। मैंने पीकदान उठाया। वे पीक थूकने ही वाले थे कि मैंने कहा, रुकिए, आपको थूकने में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करिए, अपना पीक मेरे मुंह में डाल दीजिए, मैं अपनी तरफ से थूक दूंगा। उन्होंने पीक मेरे मुंह में भर दिया और मैंने पीकदान में थूक दिया। वे बोले, कुछ ख्याल मत करना, मुझे पड़े रहने की तनख्वाह मिलती है। अगर उड़ूंगा तो रिपोर्ट हो जाएगी और पैसा कट जाएगा। दोपहर जब चढ़ी तो बोले, तुम यहीं बैठो, गर्मी बढ़ गई है, मैं 2 घंटे फिर लौटूंगा। उन्होंने कहा, फ्रिज खोला, उसमें उनका बिस्तर लगा हुआ था। वे बिस्तर पर लेट गए, मैं बैठा रहा। 2 घंटे बाद वे फ्रिज से निकले। बोले, हाँ, अब हाल चाल सुनाओ। मैंने कहा, कुछ सुनाऊंगा तो आपके कानों की तकलीफ होगी। उन्होंने कहा, हम थोड़ी तकलीफ उठाने की भी इच्छा रखते हैं। दिन भर में अगर जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई तो जीवन निरस मालूम होता है। मैं सिर्फ एक कान की तकलीफ दूंगा। उन्होंने एक कान बंद कर लिया। मैंने कहा, हाल तो ख़राब है। अभी मैं बलिया की तरफ गया था, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। लोग सड़कों के किनारे मरे पड़े हैं। खिलाने वाला तो कोई था ही नहीं, लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं है। आप जैसे बड़े आदमी एक सख्त वक्त दे तो सरकार कुछ चेते।
उन्होंने कहा, मुझे तुम इस मामले में मत डालो, मगर जो तुमने अकाल के बारे में कहा वह फिर से कहो, वह बहुत प्रभावशाली है। ऐसा कहकर उन्होंने टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। मैंने अकाल की दुर्दशा का वर्णन खत्म किया ही ताकि वह खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, इस रिकॉर्ड को दस्तखत के साथ भेज दूंगा तो चेक आ जाएगा। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, कुछ तो सुनाओ। उन्होंने रिकॉर्डर चालू कर दिया। मैंने कहा, आंधर में भुखमरी से त्रस्त एक माँ ने अपने 4 बच्चों को अपने हाथ से मार डाला, फिर खुद मर गई। कैसे त्रास में जी रहा है इस देश का आदमी। वे फिर जोर से हंस पड़े। बोले, इस रिकॉर्ड को भी भेज दूंगा और पैसे आ जाएंगे। कैसी है मेरी हंसी? मैंने कहा, बहुत बढ़िया। अंतरात्मा के अतिशय से उल्लास निकली हुई हंसी है। वे बोले, बहुत अभ्यास करना पड़ा है। जब मेरी तनख्वाह 1500 रुपये हुई थी तभी से इसका अभ्यास है। पिछली बार वाराणसी में छात्रों को पर गोली दागने के समाचार पर मैंने जो हंसी की टिप्पणी दी थी वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी। मुझे बहुत रुपए मिले थे। मैंने पूछा, इस तरह की हंसी से आपको रुपए क्यों मिल जाते हैं? इससे किसका लाभ होता है? कौन रुपए देता है? उन्होंने कहा, ऐसी हंसी से सत्ताएं रक्षित होती हैं, समझे? सत्ताएं रक्षित होती हैं। तुम हंस सकते हो। मैंने कहा, मुझसे नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, सुविधाभोगी होने हंसने तक की रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने कहा, अमुक पत्र का संपादक ऐसे रामनगरी छाप रहा है जिससे सांप्रदायिकता दंगा भड़क सकता है, आप उसे रोकिए न। उन्होंने कहा, मुझे तुम इस मामले में मत डालो, पर पत्र से मेरे जन्म दिवस पर मेरा पृष्ठ का रंगीन चित्र आने वाला है। उन्होंने अंगड़ाई ली। बोले, एक काम करो, मेरा पड़ोस के मकान में मेरी रखैल रहती है, जरा उसे बुला लाओ। मैं उसकी रखैल को बुला लाया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बैठो, कुछ चिंतन करो, मैं जरा बेडरूम जा रहा हूँ। मैं चिंतन करता रहा। वे बेडरूम से लौटकर और सोफे पर फैल गए। मैंने कहा, आप कहते हैं लेखक सुविधाभोगी हो गया है, वे कौन लेखक है? वे बोले, तुम और तुम्हारे जैसे लेखक सुविधाभोगी हो गए हैं। तुम्हें धिक्कार है। मैंने पूछा, और आप? उन्होंने जवाब दिया, हम तो सारी सुविधाओं से वंचित हैं, हमें पैदल चलने की सुविधा नहीं। वे बोले, मैं समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ, कष्ट उठाने की सुविधा नहीं है, दुखी होने की सुविधा नहीं है, ईमान की बातें कहने की सुविधा नहीं है, सच बोलने की सुविधा नहीं है, किसी को नाराज करने की सुविधा नहीं है, संघर्ष करने की सुविधा नहीं है, खतरा उठाने की सुविधा नहीं है। ये सारी सुविधाएं तुम जैसों ने हत्या ली है। उन्होंने कहा, यह तो तुमने अभी देख लिया। तुम्हें अकाल की दुर्दशा की बात की तो मैं फौरन हंसा। कोई देर की मैंने? कितनी निकटता से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तुमने उस माँ की बात की तो मैं एकदम हंसा। 1 सेकंड की भी देर नहीं की। तुम्हें रोने में कम से कम 1 मिनट लग जाता। और मैंने कहा, आप कहते हैं लेखक समाज की समस्याओं से कटे हुए हैं। वे लेखक कौन है समस्याओं से कट जाते हैं? मुझे हंसने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। समस्या से तुम जुड़े हो कि मैं? जवाब मिला, तुम और तुम्हारे जैसे मैंने स्वीकार, आप जुड़े हैं। मैंने पूछा, और जुड़े हुए कौन हैं? मैंने पूछा, आप कैसे जुड़े हुए हैं? मैं सचमुच अपने को अपराधी महसूस करने लगा। बेरंग शुभकामनाएं, प्रजातंत्र, नया साल राजनीति वालों के लिए मत पेटिका और मेरे लिए शुभकामना का बैरक लिफाफा लेकर आया है। दोनों ही बैरक शुभकामनाएं हैं जिन्हें मुझे स्वीकार करने में 10 पैसे लगे और राजनीति का बहुत बैरंग चार्ज चुकाना पड़ेगा। मेरे आसपास प्रजातंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं। इतने ज़्यादा बचाने वाले खड़े हो गए हैं कि अब प्रजातंत्र का बचना मुश्किल दिखता है। जनतर बचाने के पहले सवाल उठाता है कि किसके लिए बचाएं। जनतंत्र बच गया, फालतू पड़ा रहा तो किस काम का? बाग की सब्जी को उजाड़ ढोरों से बचाते हैं तो क्या इसलिए कि वह खड़ी खड़ी सूख जाए? नहीं, बचाने वाला सब्जी पत्र पकाकर खाता है। जनतंत्र अगर बचेगा तो उसकी सब्जी पकाकर खाई जाएगी, मगर खाने वाले इतने ज़्यादा हैं कि जनतंत्रता के बंटवारे में आगे चलकर झगड़ा होगा। पर जनतंत्र बचेगा कैसे? कौन सा इंजेक्शन कारगर होगा? मैंने एक चुनाव मुखी नेता से कहा, भैया जी, आप तो राजनीति में माँ के पेट से ही हैं, जरा बताइए जनतंत्र कैसे बचेगा? कोई कहते हैं समाजवाद से जनतंत्र बचेगा, कोई कहता है समाजवाद से मर जाएगा, कोई कहता है गरीबी से। मिटाए बिना जनतंत्र नहीं बच सकता।
तब कोई कहता है गरीबी मिटाने का मतलब तानाशाही लाना। कोई कहता है इंदिरा गांधी के सत्ता में रहने से जनतंत्र बचेगा, पर कोई कहता है इंदिरा ही तो जनतंत्र का नाश कर रही है। आप बताइए जनतंत्र कैसे बचेगा। भैया जी ने कहा, भैया हम तो 100 बात की एक बात जानते हैं कि आपने को बचाने से जनतंत्र बचेगा, अपने को बचाने से दुनिया बचती है। जरा चलूं टिकट की कोशिश करनी है। सोचता हूँ मैं भी चुनाव लड़कर जनतंत्र बचा लूँ। जब जनतंत्र की सब्जी पकेगी तब एक प्लेट अपने हिस्से में भी आ जाएगी। जो कई सालों से जनतंत्र की सब्जी खा रहे हैं कहते हैं कि बड़ी स्वादिष्ट होती है। जनतंत्र की सब्जी में जो जन का छिलका चिपका रहता है उसे छील दो और खालिश तंत्र को पका लो। आदर्शों का मसाला और कागजी कार्यक्रमों का नमक डालो और नौकरशाहों की चम्मच से खाओ, बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं खाने वाले। सोचता हूँ जब पहलवान चंदगी राम और फिल्मी सितारिन जनतंत्र को बचाने को आमदा है तो भी क्यों न जनतंत्र को बचा लूँ। मास्टर को तो बदनाम पीसने से फुर्सत नहीं मिलेगी और सितारों को किसी न किसी के बैकग्राउंड म्यूजिक पर बैठे हिलाना पड़ेगा। मेरे बिना जनतंत्र कैसे बचेगा। पर तभी यह बैरंग लिफाफा दिख जाता है और दिल बैठ जाता है। मैंने ग्रीटिंग कार्डों को बिछाकर देखा है। लगभग 5 वर्ग मीटर शुभकामनाएं मुझे गए वर्ष की मिली है। अगर इतने कार्ड मुझे कोरे मिल जाते तो मैं इन्हें बचा लेता, पर इन पर मेरा नाम लिखा है इसलिए कोई नहीं खरीदेगा। दूसरे के कामों की शुभकामना किस काम की। इनमें एक बैरंग लिफाफा भी है। कार्ड पर मेरी सुख समृद्धि की कामना है, सही है, पर इस शुभकामनाओं को लेने के लिए मुझे 10 पैसे देने पड़ेंगे। जो शुभकामना हाथ में आने के 10 पैसे ले ले वह मेरा क्या मंगल करेगी। शुभ चिंतक मुझे समृद्ध तो देखना चाहता है, पर यह मुझे बताने वाले के ही 10 पैसे ले लेता है। शुभ का आरंभ अक्सर मेरे साथ अशुभ हो जाता है। समृद्ध होने के लिए लॉटरी की 2 टिकटें खरीदी, हरियाणा और राजस्थान की। खुली तो अपना नंबर नहीं था। 2 रुपये गांठ के चले गए। सोचा बंसीलाल और सुखाड़िया का 1-1 रुपया किसी जन्म का कर्जा होगा। चूक गया, अपने को ऐसे समृद्धि नहीं मिलेगी। वह पगडंडी से आती जाती है, लजीली कुलवंती है, पर्दा भी करती है, पर एक छात्र ने पगडंडी ढूंढ ली है। एक दिन मिला तो मैंने पूछा, तुम्हारे ऐसे ठाठ कैसे हो गए, बड़ा पैसा कमा रहे हो। उसने कहा, सर अब मैं बिजनेसमैन लाइन में आ गया हूँ। मैंने पूछा, कौन सी बिजनेस करते हो। उसने कहा, सट्टा खिलाता हूँ। इस देश में सट्टा बिजनेस लाइन में शामिल हो गया है। मंथन करके लक्ष्मी को निकालने के लिए दानवों को देवों को सहयोग अब नहीं चाहिए। पहले समुद्र मंथन के वक्त तो मैं टेक्निक नहीं आती थी, इसलिए देवताओं को सहयोग लिया। अब वे टेक्निक सीख गए हैं। हर अच्छी चीज़ बैरंग हो जाती है। पिछले साल सफाई सप्ताह का उद्घाटन मेरे घर के पास ही हुआ था। अच्छी साइट थी, वहाँ कचरे का एक बड़ा ढेर लग गया था। फोटोग्राफर कोण और प्रकाश देख गया, तय कर गया कि मंत्री जी को किस जगह खड़े होकर फावड़ा चलाना है। अफसर कचरे की सजावट करवाने में लग गए। एक दिन मंत्री जी आए और 2-4 फावड़े चलाकर सफाई सप्ताह का उद्घाटन करके चले गए। इसके बाद कोई उस कचरे के ढेर को साफ करने नहीं आया। उम्मीद थी कि हर साल यही सब सफाई सप्ताह का उद्घाटन होगा। हर साल 4 फावड़े मारने के लगभग 1 शताब्दी में यह कचरा साफ हो जाएगा। मैं इंतजार कर सकता हूँ, पर इस साल दूसरी जगह चुन ली गई। सफाई सप्ताह कचरे का ढेर तो दे जाता है, नया साल बैरंग शुभकामनाएं लेकर आता है। फिर भी संसद में जाने का लायलित हूँ। एक साहब से अपनी इच्छा प्रकट करता हूँ कि वह कहता है चुनाव लड़ने से भी क्या होगा। मैंने कहा संसद सदस्य हो जाऊँगा। वह संसद सदस्य होने से भी क्या होगा, मैं मंत्री हो जाऊँगा। वह मंत्री होने से भी क्या होगा, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊँगा। वह प्रधानमंत्री होने से भी क्या होगा, मैं गरीबी मिटा दूँगा। वह गरीबी मिटाने से भी क्या होगा, मैं लोग खुशहाल हो जाएंगे। वह कहता है पर मैया खुशहाल होने से भी क्या होगा। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। यह भारतीय जन कैसा हो गया है, इसका मन लगता है मुझे ही नहीं सारे देशवासियों को बैरंग शुभकामनाएं आती रही है, और आज उसका यह हाल हो गया कि कहता है कि खुशहाल होने से भी क्या होगा। मित्र कहते हैं तुम तो जनता के उम्मीदवार हो जाओ, जन समर्थित उम्मीदवार, पर मैं इसी भारतीय जन की तलाश में हूँ। वर्षों से यह मिलता नहीं है। कहते हैं वह चुनाव के वक्त मिलता है। भारतीय जन पर अभी के चुनाव में उसे मैं तलाश रहा हूँ। लगभग हर पार्टी ने मुसलमान के मत पाने के लिए मौलाना को बुलाया।
मौलाना ने फतवा दिया, मुसलमानों, जब तुम ईद के चांद के बारे में मेरी बात मानते हो तो वोट के बारे में भी मेरी बात मानो। अमुक को वोट दो। जैनियों के मत पाने के लिए कोई ऑल इंडिया जैन नेता बुला लिया। दिगंबरों के दिगंबर और श्वेतांबरों के लिए श्वेतांबर, स्थानवासी और तेरापंथी और मिल जाते तो ठीक रहता। तेलियों के लिए अखिल भारतीय तेली और नाइयों के लिए ऑल इंडिया नाई क्षेत्र के ब्राह्मणों से कहा गया, यहाँ से हमेशा ब्राह्मण चुनाव जीता है। देख लो 20 सालों का रिकॉर्ड, धिक्कार है हम ब्राह्मणों को। अगर कोई गैर ब्राह्मण इस बार जीत गया तो कहाँ है भारतीय जन? कौन सा है क्या वह जो कहता है खुशहाल होने से भी क्या होगा, पर यह जो भारतीय होने के लिए चलता है कि रास्ते में कोई उसे रोक कर कहता है चल वापस, तू भारतीय नहीं ब्राह्मण है। बैरंग मंगल कार्ड मेरी आंखों में घूर कर देखता है और कहता है वक्त के इशारों को समझो और बाज आ जा, तुम्हें प्रजातंत्र नहीं बचेगा। अगर तुझे ही चुनाव जीतकर प्रजातंत्र बचाने का काम नए साल ने सौंपा होता तो मेरे ऊपर पूरी टिकटें न चिपती। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना।